फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में। और आज का हमारा टॉपिक है मृदा अवयव। देखिए, हम फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। ये फर्स्ट चैप्टर की सेकंड वीडियो है। इससे पहले की वीडियो में हमने मृदा का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि व्हाट इज सॉइल, सॉइल यानी मृदा क्या होती है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। अब हम मृदा अवयवों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर कोई इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम डेली एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की वीडियो इस चैनल पर डालते रहते हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं मृदा अवयव की। तो मृदा अवयव जो है, कहता है मृदा प्रणाली में 3 प्रावस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस प्रावस्था। पौधों को खाद्य तत्व प्रदान करने की दृष्टि से सिर्फ और सिर्फ 2 प्रावस्था ही काम आती है, ठोस प्रावस्था और द्रव प्रावस्था। गैस प्रावस्था का इसमें कोई भी योगदान नहीं होता। मृदा के ठोस अवयव जो होते हैं वो महीन अवस्था में पाए जाते हैं। मृदा आयतन का देखो, जो 50% भाग होता है वो तो ठोस पदार्थों से घिरा होता है, और शेष भाग में जल और वायु पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? रंध्रावकाश। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि रंध्रावकाश क्या होता है। तो आप लोग क्या लिखेंगे कि मृदा आयतन का जो 50% भाग है वो तो ठोस पदार्थों से घिरा होता है, और बाकी का जो 50% भाग है उसके अंदर जल और वायु दोनों पाए जाते हैं। और जल और वायु को क्या कहा जाता है? रंध्रावकाश कहा जाता है। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली रंध्रावकाश इस प्रकार से होता है, कैसे कि 25% तो क्या होता है? 25% तो होता है द्रव यानी जल, और 25% क्या होती है? वायु। लेकिन अगर किसी का परसेंटेज बढ़ेगा तो दूसरे का परसेंटेज अपने आप कम हो जाएगा। मतलब अगर जल तुम्हारा 25 से कितना हो गया? 40% हो गया, तो उसके अंदर वायु सिर्फ और सिर्फ 10% ही रह जाएगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना, क्योंकि दोनों का कुल मिला के 50% भाग होता है। दोनों का कुल मिला के 50% भाग होता है। तो इसीलिए अगर एक की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरे की वैल्यू को कम होना पड़ता है। अगर वायु की, अगर हम कुल मिला के ये बात बोले कि अगर जो मृदा है उसके अंदर नमी ज़्यादा होगी तो वायु की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। और अगर नमी कम होगी तो वायु की मात्रा क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि दोनों कुल मिला के 50% भाग मृदा का कवर करते हैं। मृदा के मुख्य 4 अवयव होते हैं। कौन कौन से अवयव? देखिए, मृदा का पहला अवयव दिया हुआ है खनिज पदार्थ। दूसरा दिया हुआ है कौन सा? कार्बनिक पदार्थ। खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ ये तो होते हैं किसके? ठोस के भाग। किसके भाग होते हैं? ठोस अवस्था के भाग होते हैं। तीसरा भाग जो है वो क्या है? वो है जल। और चौथा भाग क्या है? मृदा वायु। तो ध्यान से देखें आप, ये तुम लोगों से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि जो मृदा के जो अवयव हैं उनका क्या कीजिए? सारणीबद्ध कीजिए उनको। मृदा अवयवों को सारणीबद्ध कीजिए, या फिर मृदा के अवयवों को सारणी देकर समझाइए, उनका वर्गीकरण कीजिए। तो देखिए, मृदा को 2 भागों में बांटा गया है, ठोस 50% और रंध्रावकाश 50%। ठोस 50% होते हैं और रंध्रावकाश भी 50% होते हैं। ठोस में जो 45% भाग होता है वो खनिजों के द्वारा, और 5% भाग जो होता है वो कार्बनिक पदार्थों के द्वारा घिरा होता है। खनिज पदार्थ 2 प्रकार के दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है क्रिस्टलॉइड और एक दिया हुआ है कोलॉइड। क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड के बारे में आप 3rd चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, बाकी मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। देखो, क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड के बारे में बताया था एक वैज्ञानिक ने, जिसका नाम था थॉमस ग्राहम। क्या था? थॉमस ग्राहम ने इसके बारे में बताया था। उसने क्या किया? इन पदार्थों को जल में घोल लिया, और जल में घोल कर इनको क्या किया? जंतु झिल्ली में से विसरित किया। झिल्ली फिल्टर पेपर में से इसको विसरित किया, यानी कि छाना। विसरित करने का मतलब है कि इनमें से इसको पास करवा रहा है। तो देखते हैं कि जो पदार्थ जंतु झिल्ली को पार कर जाते हैं आसानी से, जंतु झिल्ली में से आसानी से विसरित हो जाते हैं, उन्हें तो उसने बोल दिया क्रिस्टलॉइड। क्या बोल दिया? क्रिस्टलॉइड। और जो जंतु झिल्ली में से आसानी से विसरित नहीं होते, ऐसे पदार्थों को उसने क्या बोल दिया? कोलाइड बोल दिया। असल में जो कोलाइड शब्द है वो कोला शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गोंद। क्या होता है? गोंद। और ऑइड्स का मतलब होता है समान। तो गोंद के समान पदार्थों को क्या कहा जाता है? कोलाइड कहा जाता है। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें किसकी? कार्बनिक पदार्थ की। कार्बनिक पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है, ह्यूमस एवं सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ और जीवित सूक्ष्म जीव। ह्यूमस क्या होता है? हमारे घर का जो भी, मतलब मान लो कचरा है,
ठीक है, सब्जी के छिलके हो गए या कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, जो अपघटित हो सकती है, उसको जब हम क्या करते हैं, उसको जब हम मृदा में मिला देते हैं, मतलब कि उसको फेंक देते हैं, तो नॉर्मली हम देखते हैं 2 या 3 दिन बाद वो सड़ कर गल कर मृदा में मिल चुकी होती है और एक काले भूरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। तो उस काले भूरे पदार्थ को ही क्या कहा जाता है, ह्यूमस कहा जाता है। तो ये कुछ एक डेफिनेशंस थी। अगर हम बात करें रंध्रावकाश की, तो द्रव और गैस दोनों को मिलाने पर दोनों का जो मतलब मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, उसे क्या कहा जाता है, रंध्रावकाश कहा जाता है। इसमें नॉर्मली देखो क्या है, 50% द्रव और 50% गैस दी हुई है, लेकिन मौसम के हिसाब से अगर मैं इसको 50 को टोटल 100 मान लूँ, 50 को इसको टोटल 100 मान लूँ, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि 50% भाग तो द्रव से घिरा हुआ है और 50% भाग गैस से घिरा हुआ है। ये मौसम के हिसाब से अनुपात बदलता रहता है। जैसे मान लो अगर बारिश का मौसम है, तो ये जो द्रव की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, नमी बढ़ जाएगी, जिससे वायु की मात्रा अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या फिर अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी के अंदर क्या होता है, नमी की मात्रा कम हो जाती है, तो वायु की मात्रा अपने आप बढ़ जाती है। ये चीज़ होती है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, कहते हैं मृदा में जल और वायु का जो अनुपात होता है वो 50-50% होता है, परंतु मौसम एवं वातावरणीय कारकों के कारण इसका अनुपात घटता बढ़ता रहता है। तो ये तुम लोगों का मृदा का आयतनात्मक संगठन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान से आप लोग याद कर लेना। अब अपने बात करते हैं, देखो प्रत्येक प्रकार की। पहला प्रकार है खनिज पदार्थ। तो खनिज पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, चट्टानों के टूटने से खनिज का निर्माण होता है। क्या, चट्टानों के टूटने से किसका निर्माण होता है, खनिज का निर्माण होता है। तो कहते हैं मृदा में खनिज पदार्थों का आकार और संगठन उनके पैतृक पदार्थों के अनुसार होता है। मतलब कि अगर देखो तुम्हारी चट्टान जो थी वो अम्लीय चट्टान है, तो जो उससे खनिज बनेंगे वो भी अम्लीय खनिज कहलाएंगे। अगर तुम्हारी चट्टान क्षारीय प्रकृति की है, तो जो खनिज बनेंगे वो भी क्षारीय कहलाएंगे। अगर तुम्हारी चट्टानों पे पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा है, तो खनिजों में भी पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा रहेगी। तो कुल मिला के इनका जो आकार होता है और इनका जो संगठन होता है वो इनके पैतृक पदार्थों पर निर्भर करता है। ये खनिज पदार्थ चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त होते हैं। ठोस, देखो ध्यान से देखो, चट्टान हमारे जो ठोस पदार्थ थे वो कितने थे, ध्यान से देखना, हमारे जो ठोस पदार्थ थे वो 50% है। अगर मैं इस 50 को 100 मान लूँ, मैं इसको 2 से गुणा कर रही हूँ, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि इसका जो 90% भाग है वो तो किससे, खनिज पदार्थों से, और 10% भाग जो है वो किससे घिरा हुआ है, कार्बनिक पदार्थों से घिरा हुआ है। तो यही बात इसने यहाँ पे लिखी हुई है कि ठोस भाग के 90% से अधिक भाग में खनिज पाए जाते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के कणों के आकार में होते हैं, विभिन्न आकार के कणों के रूप में होते हैं। मृदा में कंकड़, पत्थर, बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका, मृत्तिका को इंग्लिश में बोलते हैं क्ले, क्या बोलते हैं, क्ले, ठीक है। सिल्ट अंश में अधिक मात्रा में कौन कौन से, अधिक मात्रा में 2 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, एक तो क्वार्ट्ज खनिज और एक क्या होता है, फेल्डस्पार। क्वार्ट्ज खनिज और फेल्डस्पार पाए जाते हैं। मृदा में मृत्तिका अंश में द्वितीयक खनिजों की प्रधानता पाई जाती है। खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं, एक कौन सा, प्राथमिक खनिज, एक कौन सा होता है, द्वितीयक खनिज, वो अपने आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मृदा के खनिज पदार्थों में लगभग 90% सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन और ऑक्सीजन होती है। उसके बाद देखें, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं कार्बनिक पदार्थ की, तो कार्बनिक पदार्थों का तो आपको पता ही है कि पशुओं के जो अवशेष होते हैं या पौधों के अवशेष जो है उनके सड़ने गलने से जो पदार्थ बनते होते हैं उन्हें कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। तो मृदा में कार्बनिक पदार्थ पौधों एवं पशुओं के अवशेषों के सड़ने गलने के फलस्वरूप 3 से 5% भारात्मक भाग के रूप में उपस्थित होते हैं। मृदा में क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, वो लगातार क्या करते रहते हैं, पादप अवशेषों का और जंतु अवशेषों का विच्छेदन करते रहते हैं, विघटन करते रहते हैं। अब जब ये क्या करते हैं, पादप अवशेष का या जंतु अवशेष का विघटन करते हैं, तो इनका विघटन करने पर हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सूक्ष्म जीव जो है वो क्या होते हैं, जब कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन कर देंगे तो कार्बनिक पदार्थों के मृदा में मिलने से क्या होगा, कार्बनिक पदार्थों के मृदा में मिलने से वातन बढ़ जाएगा, जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है, मृदा की संरचना सुधर जाएगी। तो यही बात है, देखो कहते हैं मृदा में सूक्ष्म जीवों के निरंतर विच्छेदन से मृदा की उत्पादकता बनी रहती है। कार्बनिक पदार्थ क्या करते हैं, मृदा में पोषक तत्व प्रदान करने का कार्य करते हैं, मृदा वातन में बढ़ोतरी होती है, जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी होती है और मृदा संरचना में सुधार आदि इसके कारण होता है। मृदा कार्बनिक
मृदा कार्बनिक पदार्थ प्राय आंशिक विच्छेदित के रूप में या सड़े गले पदार्थ यानी ह्यूमस के रूप में पाए जाते हैं। मृदा कार्बनिक पदार्थ किस रूप में पाए जाते हैं? सड़े गले पदार्थ यानी ह्यूमस के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अब अपने बात करते हैं मृदा जल की। तो ध्यान से देखेंगे मृदा जल क्या होता है, हमें ये ध्यान रखना है। जल क्या करेगा? जल का कार्य होता है कि वो अपने अंदर पोषक तत्वों को घोल लेता है और पौधों को पोषक तत्व आसानी से क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। तो याद करो, ऊपर अपनों ने पढ़ा था कि मृदा जल का हिस्सा आयतनानुसार 25% होता है। जल मृदा रंध्र अवकाशों में परिवर्तनीय बलों की मात्रा से धारित होता है। पौधों के पोषण के लिए मृदा जल की भूमिका अहम है। यहाँ से आप देखें मेन क्या है, पहले ये इतना मेन है। आगे देखें, यह लवण एवं पोषक तत्वों के साथ विलयन बनाकर, मतलब उनको अपने अंदर घोल लेता है और घोल कर पौधों को पोषित करता है, यानी पोषक तत्व उपलब्ध करवाता है। मृदा की संरचना, मृदा का गठन, कार्बनिक और अकार्बनिक मृदा कोलाइडों की प्रकृति, रंध्रावकाशों की मात्रा आदि पर मृदा जल निर्भर करता है। एक तो मृदा संरचना पे निर्भर करता होता है, मृदा के गठन पर निर्भर करता होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक मृदा कोलाइड की प्रकृति, रंध्र अवकाशों की मात्रा, इन पर मृदा जल निर्भर करता है। उसके बाद देखिए मृदा वायु, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है मृदा वायु के अंदर। इसमें तुम लोगों को CO2 का परसेंटेज बता रखा है। वायु में कितना परसेंटेज होता है और मृदा वायु में कितना परसेंटेज होता है, ध्यान से समझना। कहता है रंध्र अवकाशों में मृदा वायु का आयतन 25% होता है। मृदा वायु रंध्र अवकाशों में उपस्थित रहती है, इस कारण इसका वितरण असमान होता है। देखो अब ये इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी के अंदर अगर बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा कितनी है, तो मृदा में CO2 की मात्रा 0.3%। लेकिन अगर वायुमंडल में CO2 का परसेंटेज देखा जाए तो वायुमंडल में CO2 का परसेंट 0.03% है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये तुम लोगों को याद रखनी है कि अगर मृदा वायु में पूछा जाए तो मृदा वायु में तो 0.3% है, और अगर वायुमंडलीय CO2 की बात की जाए तो उसमें 0.03% होती है। यानी मिट्टी में CO2 ज़्यादा पाई जाती है वायुमंडल के कंपैरिजन में। ये जल वाष्प से संतृप्त रहती है, इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल से कम होती है। मृदा वायु में CO2 की मात्रा गहराई बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा गहराई बढ़ने के साथ साथ कम होती चली जाती है। अब आगे देखिए हमारा जो टॉपिक है, अब यहाँ से देखो, अब तक तो अपने इंट्रो पढ़ रहे थे, मतलब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, मृदा क्या होती है, मृदा के अवयव क्या होते हैं। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अब तक अपनों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसमें 2 या 4 क्वेश्चंस के अलावा इतना कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ से तुम्हारा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टार्ट होता है। पहली चीज़ हम इसमें बात करते हैं पृष्ठ मृदा और अवमृदा की। तो पृष्ठ मृदा क्या होती है भाई? जमीन से 15 सेंटीमीटर की गहराई तक। ये मृदा की ऊपरी सतह ले ली अपनों ने, तो मृदा की ऊपरी सतह से, ऊपरी परत से कितना, 15 सेंटीमीटर की गहराई तक जो मृदा पाई जाती है उसे पृष्ठ मृदा कहा जाता है। ये वो मृदा होती है जिसमें कृषि कार्य किए जाते हैं, मतलब औजार चलाए जाते हैं, मशीनरी चलाई जाती है, खेती की जाती है जिसके ऊपर। ठीक है, ये उपजाऊ मृदा होती है। तो देखिए मृदा की ऊपरी परत जिस पर कृषि कार्य करते समय औजार और मशीनरी चलाई जाती है पृष्ठ मृदा कहलाती है। ये 0 से 15 सेंटीमीटर तक होती है और ये उपजाऊ होती है। अगर हम बात करें कि इसकी अवमृदा की, तो अवमृदा क्या होती है? ऊपरी सतह से, मतलब पृष्ठ मृदा के नीचे की जो परत होएगी, पृष्ठ मृदा के नीचे की जो मृदा होती है वो अवमृदा कहलाती है। तो ऊपरी सतह से नीचे की परत जो पैतृक पदार्थों तक गहरी होती है क्या कहलाती है? अवमृदा कहलाती है। उसके बाद हम देखते हैं पृष्ठ मृदा और अवमृदा में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है। तो देखो पृष्ठ मृदा जो होती है, ध्यान से सुनना, वो पूर्ण रूप से अपक्षयित होती है। क्यों? क्योंकि ऊपर जो होते हैं, ऊपर तुम्हारे सूक्ष्म जीव ज़्यादा पाए जाते हैं, गहराई में जाते जाते सूक्ष्म जीवों की मात्रा कम होती जाती है। ऊपरी तरफ सूक्ष्म जीवों की मात्रा ज़्यादा होती है क्योंकि ऊपर वायु का संचार अच्छा होता है, वातन अच्छा होता है। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव अगर जहाँ क्रिया करेंगे वहाँ वो क्या कर देंगे, वहाँ अपक्षय की क्रिया लगातार होती रहती है, वहाँ वो क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को विच्छेदित करते रहते हैं। तो पृष्ठ मृदा पूर्ण रूप से अपक्षयित होती है, जबकि जो अवमृदा होती है वो आंशिक अपक्षयित होती है।
है। अगर बात करें पृष्ठ मृदा ऊपर वाली है तो उसमें मृदा का वातन अच्छा होगा, ठीक है। वायुमंडल, मृदा वायु और वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान अच्छा होता है इसमें। अब देखो ये तो गहरी होती है ना, अब गहराई में जैसे जैसे जाते जाएंगे मृदा का वातन अच्छा नहीं होगा और गैसों का आदान प्रदान भी कम होगा। अब ऊपर वाली मृदा में जब वायु अच्छे से है, वायु बहुत अच्छे से आ रही है, वातन अच्छा हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ सूक्ष्म जीव काम करे, और सूक्ष्म जीव काम करे तो वो विच्छेदन की प्रक्रिया बढ़ाएंगे, तो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा यहाँ ज्यादा होगी और यहाँ कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होगी। इसमें सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता और संख्या ज्यादा होती है, इसमें सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता और संख्या कम हो जाती है। ये उपजाऊ मृदा होती है, इसमें ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये कम उपजाऊ होती है तो इसमें कम पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें ह्यूमस होता है, देखो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना, इसमें कार्बनिक पदार्थ यानी क्या होते हैं, ह्यूमस होते हैं, और ह्यूमस का रंग क्या होता है, गहरा भूरा या काला। तो इसीलिए कहते हैं इस मृदा का जो रंग होता है वो गहरा भूरा या भूरा होता है। जबकि नीचे की तरफ तुम लोगों को पता है क्या है, नीचे की तरफ जो ह्यूमस है उसकी मात्रा कम है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम है, तो इसका रंग क्या होगा, हल्का या हल्का पीला होता है। अब देखिए अगर आगे बात करें, इसकी धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है और इसकी धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है, कम होती है। आगे अब बात करते हैं किसकी, मृदा परिच्छेदिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मृदा परिच्छेदिका। तो मृदा परिच्छेदिका क्या होती है, ध्यान से देखो। कहते हैं मृदा का ऊर्ध्वाधर काट लगाने पर, मृदा का ऊर्ध्वाधर काट तो ऐसे ही होता है ना, ऊर्ध्वाधर काट ऊपर से यानी नीचे की तरफ, ठीक है। क्षैतिज काट का मतलब होता है कैसे, क्षैतिज काट का मतलब होता है दाएं से बाएं की तरफ ऐसे, लेकिन ऊर्ध्वाधर काट का मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो कहते हैं कि मृदा का ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा काट लगाने पर ऊपरी धरातल से लेकर मूल पदार्थ तक, ऊपरी धरातल से लेकर मूल पदार्थ तक विभिन्न परतें समानांतर दिखाई देती है जिन्हें संस्तर कहते हैं। तो तुम लोगों को ये ध्यान रखना है, क्या होता है, लिखो कि मृदा का ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा काट लगाने पर ऊपरी धरातल से लेकर क्या मूल पदार्थ तक विभिन्न परतें मृदा में समानांतर दिखाई देती है जिन्हें संस्तर कहते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, मृदा के इसी ऊर्ध्वाधर काट करने के उपरांत संस्तर दिखाई देते हैं। एक ही बात को 2 बार 3 बार लिखा हुआ है, मृदा के ऊर्ध्वाधर अनुभाग में विभिन्न संस्तर दिखाई देते हैं, इन सभी को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। तुम लोगों को यहाँ देखो ध्यान से एक बात कि यहाँ पर बहुत सारे संस्तर दिए जाते हैं और उनको बड़ी ABCD में व्यक्त किया जाता है। कौन कौन से, O संस्तर, A संस्तर, B संस्तर, C संस्तर, ठीक है। उसके बाद R संस्तर। C संस्तर के नीचे कौन सा संस्तर होता है, R संस्तर होता है, जिसमें क्या पाई जाती है, खड़ी चट्टानी पाई जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप लोगों को ये डायग्राम अच्छे से याद करना है, एक एक चीज, ये सारे के सारे आप लोगों को नाम भी याद होने चाहिए कि ये कौन सा संस्तर है। अब ध्यान से देखो, शुरुआत में O संस्तर होता है। O संस्तर के 2 भाग, O1 O2। O1 के अंदर अल्प विघटित कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, मेन बात क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, A3 संस्तर से क्या तात्पर्य है, या A3 संस्तर का नाम बताइए, B3 संस्तर का नाम बताइए, ठीक है, B1 संस्तर का नाम बताइए। इस टाइप से तुम लोगों को पूछा जाएगा। तो O संस्तर जो होता है उसमें पाए जाते हैं क्या, उसमें अल्प विघटित और पूर्ण विघटित कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। O1 में तो पाए जाते हैं अल्प विघटित कार्बनिक पदार्थ, मतलब जो थोड़े बहुत ही टूटे हुए हैं, विघटित हुए हैं, और O2 में पाए जाते हैं पूर्ण रूप से विघटित कार्बनिक पदार्थ। अगर हम बात करें A संस्तर में तो A के 3 भाग है, A1 A2 A3, ठीक है। A1 क्या होता है, A1 में अब ऊपर तो कार्बनिक पदार्थ है, नीचे वाले भाग में ह्यूमस युक्त खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। क्या, ह्यूमस प्लस खनिज पदार्थ, दोनों चीजें पाई जाती है, ह्यूमस युक्त खनिज पदार्थ। A2 संस्तर कौन सा संस्तर होता है, निक्षालित संस्तर। तो निक्षालित संस्तर में क्या होता है, निक्षालित संस्तर में जो पोषक तत्व है वो घुलकर नीचे जाने लगते हैं। निक्षालित संस्तर वो संस्तर होता है जिसमें पोषक तत्व घुलकर कहाँ, नीचे जाने
आने शुरू हो जाते हैं। A3 परिवर्तनीय संस्तर होता है, B1 परिवर्तनीय संस्तर होता है। इसके अंदर लगातार देखो क्या होता है, यहाँ से पोषक तत्व घुलकर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो संगठन लगातार क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। तो इसीलिए A3 और B1 दोनों को क्या बोला गया है, परिवर्तनीय संस्तर बोला गया है कि यहाँ से पोषक तत्व लगातार घुलकर नीचे की तरफ आते रहते हैं, इसीलिए यहाँ इनका संगठन परिवर्तित होता रहता है। यहाँ देखिए बात करें B2 संस्तर की, तो B2 संस्तर निक्षेपित संस्तर होता है, जहाँ पर आकर क्या होते हैं, पोषक तत्व जमा हो जाते हैं। ठीक है, पोषक तत्व यहाँ पर आकर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। उसके बाद B3 संस्तर को क्या बोला गया, अंतर्वर्ती संस्तर। C संस्तर में क्या पाए जाते हैं, अपक्षयित कार्बनिक पैतृक पदार्थ पाए जाते हैं। अपक्षयित पैतृक पदार्थ यानी जिनसे मृदा मिलकर बनी होती है वो पैतृक पदार्थ पाए जाते हैं। R संस्तर में लास्ट में कठोर चट्टानें बच जाती है, इसके नीचे सब कठोर कड़ी परत होती है। तो ये डायग्राम क्या है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूर्ण विकसित मृदा परिच्छेदिका को चित्र सहित समझाइए। तो ये देखो ध्यान से, इसके पार्ट तुम लोगों को यहाँ पे ढंग से क्लियर किए हुए हैं। तो देखो क्या कहता है, मृदा परिच्छेदन में समानांतर परतें जो एक दूसरे से गुणों में भिन्न होती है संस्तर कहलाती हैं। ओ के गुण ए से मैच नहीं करते, ए के बी से मैच नहीं करते, बी के सी से मैच नहीं करते, तो ये परतें समानांतर हैं और एक दूसरे से गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करती हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है, संस्तर कहा जाता है। देखो ओ संस्तर, इससे ओ संस्तर कहते हैं। O1 उप संस्तर बिना सड़े गले पदार्थ होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से पहचान सकते हैं, जबकि O2 उप संस्तर में पूर्ण विघटित पादप पदार्थ और जंतु अवशेष होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से पहचाना नहीं जा सकता। अगर ए संस्तर की बात करें तो ये सबसे ऊपरी खनिज संस्तर होता है। इसमें A1 उप संस्तर के अंदर क्या पाए जाते हैं, ह्यूमस युक्त खनिज पदार्थ यानी खनिज पदार्थों का और कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण पाया जाता है, जिसके कारण इनका रंग गहरा होता है। अगर हम बात करें A2 संस्तर की, उप संस्तर की, तो A2 उप संस्तर में क्या होता है, मृतिका लोहा मतलब जितने भी पोषक तत्व हैं उनका निक्षालन नीचे के संस्तरों में हो जाता है, मतलब वो पानी के साथ घुलकर नीचे की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, A3 संस्तर जो है वो परिवर्तनशील होता है, इसमें मुख्य गुण A संस्तर के होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें B संस्तर की, तो B1 संस्तर भी परिवर्तनशील है पर इसमें B संस्तर के गुण पाए जाते हैं। B2 संस्तर को निक्षेपित या संचयन संस्तर कहते हैं, जिसमें वो पोषक तत्व जो ऊपर से घुलकर आ रहे थे वो आकर नीचे जमा हो जाएंगे। अंतर्वर्ती परत का क्या मतलब है कि ये B3 जो होता है वो B और C के मध्य परत है, अंतर्वर्ती परत। C संस्तर में कम विघटित और अपक्षयित मूल पदार्थ पाए जाते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जिनसे मिलकर मृदा बनी है। ठीक है, और सबसे नीचे होती है R संस्तर, जिसमें क्या होती है, कठोर चट्टानें होती हैं। तो ये हमारी पूर्ण मृदा परिच्छेदिका यानी पूर्ण विकसित मृदा प्रोफाइल का पूरा वर्णन था। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। पेपर में 3 नंबर का या 4 नंबर का ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर आप लोगों से क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो बड़ा तो नहीं आएगा 4 नंबर का, लेकिन छोटे क्वेश्चंस जरूर आएंगे। उसमें आप लोगों से पूर्ण मृदा परिच्छेदिका का विकसित डायग्राम पूछा जा सकता है। इसके अलावा पृष्ठ मृदा और अवमृदा में जो अंतर थे वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको एक एक चीज़ अच्छे से डिस्क्राइब करने की, भाई क्वेश्चन कैसे आ रहा है या किस हिसाब से पूछा जाएगा, बड़ा पूछा जाएगा या छोटा पूछा जाएगा। तो आप लोग अच्छे से हमारे साथ जुड़े रहे, डेली हमारी वीडियो देखते रहें, हमें कमेंट करके बताते रहें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें उसके बारे में भी बता सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप लोगों को डेली इससे जुड़ी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।